नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रह्मास्त्र है इमरजेंसी का, वो बिल्कुल अचूक रहा है, सही निशाने पर बैठा है। और ये शुरुआत किसने की थी? भूल गई क्या कांग्रेस पार्टी, या भूल गई क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी? ये शुरुआत कांग्रेस ने की थी और इसका अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ठीक उसी अंदाज में किया है जैसे वो आम तौर पर तमाम इनके सवालों का जवाब कर 24 जून को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो संविधान की प्रतियां लेकर के प्रदर्शन किसने किया था? पूरे चुनाव प्रचार के दौरान संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, ये सब किसने दुष्प्रचार किया था? और इतना ही नहीं, जब कांग्रेस के और दूसरे दलों के सदस्य शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब भी वो हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर के एक तरीके से पूरा ड्रामा कर रहे थे। तो इसका जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना ही था। और जब दिया तो ये बिलबिला करके रह गए। पहले तो राहुल गांधी, वो परेशान दिखाई दिए। उनको लगा कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को मीडिया से बात करते हुए 1975 में उनकी दादी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का उल्लेख किया, बल्कि ये भी कहा कि अब हम संकल्प लेंगे कि भविष्य में कोई इस तरह की गुस्ताखी ना करने पाए जैसी 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। और बात यहीं तक सीमित नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी थे, जितने भी उनसे सिंपैथी रखने वाले उनके समर्थक मीडिया कर्मी हैं, सोशल मीडिया पर जो सक्रिय हैं, उसी उसी तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट करना शुरू किया, जिस तरीके से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और वामपंथी के इकोसिस्टम ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया था। बात वहीं तक सीमित नहीं रही साहब। 26 जून को जब फिर से ओम बिरला स्पीकर चुने गए, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में फिर से इमरजेंसी का जिक्र किया और उसे लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया। और इंदिरा गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से संविधान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार जो है वो बता दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 2 मिनट का मौन भी इमरजेंसी में मारे गए लोगों के समर्थन में लोकसभा में करवाया, सदन में करवाया। कांग्रेस को छोड़ करके उनके सहयोगी भी उस मौन श्रद्धांजलि में खड़े थे, केवल कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और राहुल गांधी बार बार अखिलेश यादव की तरफ उनका मुंह देख रहे थे कि वो इमरजेंसी का विरोध क्यों कर रहे हैं। सब जानते हैं कि उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव भी 17 महीने तक इमरजेंसी में जेल में डाल दिए गए थे कांग्रेस के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। और इनके घटक दलों के दूसरे नेता भी मौन श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये दूसरा बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। और इसी पर नाखुशी जाहिर करने के लिए राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में भी गए। और तीसरा झटका इनको फिर लगा जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र कर दिया और संविधान पर बड़े प्रहार की निंदा की एक तरीके से। अब तो पूरी कांग्रेस हिल करके रह गई। इनको सपने में भी इस बात का आभास नहीं था
कि नरेंद्र मोदी उन पर इमरजेंसी का ब्रह्मास्त्र चला देंगे, यानी इनके अतीत के पापों को इस तरीके से 18वीं लोकसभा के शुरू होते ही इनके सिर पर ही दे मारेंगे। इसलिए बिलबिलाए हुए हैं, पूरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं। इन्होंने प्रोटेम स्पीकर को लेकर के भी हंगामा किया कि प्रोटेम स्पीकर तो हमारा बनना चाहिए। इसके बाद जब लोकसभा स्पीकर के चुनने की बात आई, तो इन्होंने शर्त थोपने की कोशिश की कि उपाध्यक्ष हमारा होना चाहिए, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तो अभी बात ही नहीं है। अभी तो केवल स्पीकर के चुने जाने की बात थी कि 26 तारीख को स्पीकर चुना जाएगा। 24 और 25 जून 2 तारीखें रखी गई थी नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के लिए। 26 को स्पीकर चुना जाना था, 26 को डिप्टी स्पीकर तो चुना ही नहीं जाना था। फिर भी इन्होंने ये शर्त थोपी कि अगर स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनवाना है, तो हमारा डिप्टी स्पीकर बनाओ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअल में इनके कुल मिलाकर के रवैये से, इनके चरित्र से, इनके दोगलेपन से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं और पिछले 10 साल में इनका पूरा नाच-कूद देख लिया है उन्होंने। जिस तरीके से पार्लियामेंट को इन्होंने बाधित किया है, जब तक राज्यसभा में हामिद अंसारी सभापति रहे, तब तक राष्ट्र हित के बिल भी पारित कराने में मोदी सरकार को पसीना आ गया। हामिद अंसारी 1.5 मिनट के भीतर, इनके हंगामा करते ही 1.5 मिनट के भीतर सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करके चले जाते थे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं नरेंद्र मोदी कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद इनको दे दिया गया, तो जब भी इनको मौका लगेगा ये कुछ ना कुछ खेल करा देंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी इनकी नज़र में, इनकी परिभाषा में कुछ और है और डेमोक्रेसी जो मोदी सरकार है, वो उसके मानदंड और उसके सिद्धांत बिल्कुल सीधे और सपाट हैं, जो इनके लोकतंत्र से मेल नहीं खाते हैं। इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मोदी सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति मेल नहीं खाती है। इनके अपने राज्यों में किस तरीके का दमन चक्र चलाया जाता है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हैं, किस तरीके से ये पुलिस का, कानून का दुरुपयोग करते हैं। अभी हाल में अजीत भारती पर जो बेंगलुरु में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और वहाँ के 3 पुलिसकर्मियों को उनके आवास पर भेजा गया है, इससे पता चल जाता है। और अतीत में भी चाहे मनीष कश्यप की गिरफ्तारी तमिलनाडु की पुलिस के द्वारा की गई हो या पंजाब पुलिस को भेज करके तेजिंदर बग्गा और दूसरे पत्रकारों को परेशान करने की बात हो या जी न्यूज़ के एक संवाददाता को उठाने की कोशिश करना हो, इन सब से पता लगता है कि इनका डेमोक्रेसी में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कितना विश्वास है और दमनकारी नीति ये किस तरीके से अपनाते हैं जब भी इनको अवसर मिल जाते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रहार, इमरजेंसी का नाम लेकर के स्पीकर की तरफ से निंदा प्रस्ताव पारित कराना सदन के भीतर और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी की चर्चा, इन सब चीजों ने कांग्रेस पार्टी को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि ये इनकी दुखती रग है। उस पर नमक छिड़कने का काम बहुत अच्छे तरीके से, और छिड़का ही नहीं है, हाथ से तेजी से मसल भी दिया है, उसको मल भी दिया है। तो बिल बिला गए हैं सारे के सारे। पहले राहुल गांधी स्पीकर के चैम्बर में गए, नाखुशी जाहिर की, उनको ये समझाने और पढ़ाने की चेष्टा की स्पीकर को कि साहब स्पीकर तो सबका होता है और स्पीकर की तरफ से भाजपा का एजेंडा नहीं चलाया जाना चाहिए था। तो सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और जातीय आधार पर जनगणना की बात कर रहे थे, आर्थिक सर्वे की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी के पुनर्वितरण की बात कर रहे थे, वो क्या था?
और इसका कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हुआ है 2024 के इलेक्शन में, ये भी अब सबके सामने है। तो नरेंद्र मोदी इनको कैसे बख्श सकते थे? अब इन्होंने एक नई बात कहनी शुरू की है। नई बात ये है कि साहब, हम तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, और सदन चलाने के लिए, सहयोग के लिए तत्पर थे। पर नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का राग छेड़ करके ये बता दिया कि वो अब सहयोग की मुद्रा में बिल्कुल हैं ही नहीं, और उनकी नेचर में ही नहीं है कि वो विपक्ष का सहयोग लें। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जब नए स्पीकर चुने गए ओम बिरला, तो राहुल गांधी खुद उनको आसन तक छोड़ने गए प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के। कई बार इनकी बुद्धि पर तरस आता है। अतीत में भी जब स्पीकर चुने जाते हैं, तो जो भी नेता प्रतिपक्ष होता है वो प्रधानमंत्री के साथ उनको चेयर तक लेकर के जाता है, उनको चेयर पर आसीन कराता है। ये परंपरा चली आ रही है। तो राहुल गांधी ने क्या एहसान कर दिया है? या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अगर बन गए हैं तो उनको अपने दायित्वों का को पूरा नहीं करना था? ये अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। जब कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था और वो केवल संसदीय दल के नेता थे, 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे और 2019 में अधीर रंजन चौधरी, तो वो दोनों भी जब स्पीकर चुने गए थे तो उनको आसन तक छोड़ने के लिए गए थे प्रधानमंत्री के साथ। तो राहुल गांधी ने कौन सा एहसान किया है? लेकिन इनके तर्क अजीबोगरीब हैं। सोनिया गांधी ने एक्चुअल में द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा है, और उस आर्टिकल में उनकी जो पीड़ा है भीतर की, कि इमरजेंसी का जिक्र क्यों कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको लेकर के उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, बल्कि अपनी पीड़ा जाहिर की है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले तो राहुल गांधी ही स्पीकर से मिलने गए थे, और अब सोनिया गांधी की जो पीड़ा है वो इस लेख के रूप में निकल करके बाहर आ रही है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सहमति के मूल्य का उपदेश देते हैं, जबकि वो टकराव को बढ़ावा देते हैं। द हिंदू में एक संपादकीय में सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक लोकसभा चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, जिसमें एनडीए मुश्किल से सरकार बना पाई है। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही ना हो। वे आम सहमति के मूल्य का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रही है कि अभी तक लोकसभा के चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं कर पाए हैं नरेंद्र मोदी। जो बात नरेंद्र मोदी इस परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए कहते आए हैं, कि 2014 में भी ये स्वीकार नहीं कर पाए कि नरेंद्र मोदी अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 2019 में भी नहीं स्वीकार कर पाए कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। अब उन्हीं शब्दों को लेकर के ये नरेंद्र मोदी पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बदला है 2014 और 2019 के बाद? 2024 में क्या बदला है? आज भी पूर्ण बहुमत उनके पास है। 2014 और 2019 में भी एनडीए की ही सरकार थी, एनडीए के सहयोगी सरकार में शामिल रहे थे। अब भी एनडीए के सहयोगी सरकार में शामिल हैं। सिर्फ इतना बदला है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें अकेले आई थी, 2019 में 303 सीटें आई थी, और 2024 में 240 सीटें आई हैं। तो सोनिया गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को जरा अपने अंतर्मन से पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 तक, और जब वो चुनाव हारे थे 2014 में, तो उनकी सीटें कितनी रह गई थी?
केवल 44 सीटें रह गई थी। यानी 10 साल के शासन के बाद जनता ने उन्हें इतनी बुरी तरह रिजेक्ट किया था कि वो सीधे 206 सीटों से 44 सीटों पर आ गए थे। जी हाँ, 2009 में कांग्रेस की केवल 206 सीटें आई थी और दूसरे दलों के सहयोग से ही मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह करके जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो उनकी सीटें 303 से घट करके कितनी आई हैं? 240, 44 नहीं आई हैं। तो ये सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि जब ये सत्ता में थे तो 10 साल शासन करने के बाद इनकी सीटों की संख्या मात्र 44 रह गई थी। नरेंद्र मोदी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे तो भी उनकी सीटों की संख्या 240 है। तो नरेंद्र मोदी के लिए तो कुछ नहीं बदला है। सोनिया गांधी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, ये उनको अपने आप से भी पूछना चाहिए। आगे सुनिए इन्होंने क्या कहा है इस लेख में। सोनिया गांधी ने कहा कि परंपरा के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से उचित अनुरोध था, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है। 17वीं लोकसभा में भी उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद को नहीं भरा गया था। एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में एआईएडीएमके के एम थंबीदुरई, जो उस समय भाजपा की सहयोगी थी, उपाध्यक्ष थे, लेकिन 2019 और 24 के बीच में यह पद खाली था। भाजपा द्वारा आपातकाल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर हमला करने का जवाब देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि संविधान पर हमले से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है। यह आश्चर्यजनक है कि स्पीकर ने भी इस मुद्दे को उठाया, जबकि उनकी निष्पक्षता की उम्मीद की जानी चाहिए। अच्छा, ये कह रही हैं कि उपाध्यक्ष का जो पद मांगा गया हमारी तरफ से वो पूरी तरह उचित था। तो क्या कांग्रेस बताएगी कि इस समय आंध्र प्रदेश, इस समय कर्नाटक में उनकी सरकार है, क्या डिप्टी स्पीकर का पद उन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ है? जवाब है कि नहीं दिया हुआ है। वहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस के हैं। दूसरे, तेलंगाना में इनकी सरकार है। क्या तेलंगाना में दोनों पद इन्होंने इसी तरीके से बांटे हैं, यानी स्पीकर इनका है, डिप्टी स्पीकर इनका है? तेलंगाना में केवल स्पीकर इनका है और डिप्टी स्पीकर का पद अभी तक इन्होंने खाली रखा हुआ है। हिमाचल में इनकी सरकार है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस के हैं। डिप्टी स्पीकर का पद इन्होंने विपक्ष को नहीं दिया हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों टीएमसी के हैं। केरल में वामपंथियों की सरकार है, विजयन मुख्यमंत्री हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों वामपंथियों के हैं। उन्होंने वहां कांग्रेस वालों को नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में और दिल्ली में सरकार है। दोनों जगह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों आम आदमी पार्टी के ही हैं। विपक्ष को उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि सोनिया गांधी क्या कहती हैं। नीट पेपर लीक पर चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस घोटाले ने हमारे लाखों युवाओं के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री जो अपनी परीक्षा पे चर्चा करते हैं से वे लीक पर पूरी तरह चुप हैं, जिसने देश भर में इतने सारे परिवारों को तबाह कर दिया है। ये आगे कहती हैं कि साहब 2023 में राज्य में संघर्ष शुरू होने के बाद से संघर्षग्रस्त मणिपुर का दौरा न करने के लिए प्रधानमंत्री पर हमला किया। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष के कारण सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। सोनिया गांधी ने लिखा, इस सबसे संवेदनशील राज्य में सामाजिक सद्भाव बिखर गया है। फिर भी प्रधानमंत्री को न तो राज्य का दौरा करने और ना ही यहाँ के नेताओं से मिलने का समय मिला है और ना ही इच्छा है। तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की स्मरण शक्ति जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है।
सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बैठकें की हैं। एक जम्मू कश्मीर को लेकर के और दूसरी मणिपुर को लेकर के। और राज्यों में जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो प्रधानमंत्री के तहत नहीं है, सीधे तौर पर गृह मंत्री के ही अंतर्गत आती है। ये लोग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्यों करते रहते हैं मणिपुर को लेकर के? ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जाए, प्रधानमंत्री को ही जवाबदेह बनाया जाए। तो फिर उनकी जो कैबिनेट काम कर रही है उनके नीचे, जिनका दायित्व अलग अलग डिपार्टमेंट को देखना है, उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए। फिर तो प्रधानमंत्री बस अकेले ही काम करें। ये जानबूझ करके इसका पॉलिटिसाइजन, इसका राजनीतिकरण करते आ रहे हैं। इन्होंने एक पूरा सत्र जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था केवल मणिपुर के ऊपर। और उसके बाद जब जवाब देने की बात आई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 35-40 मिनट मणिपुर पर ही बोला था। और मणिपुर में अतीत में कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं वो भी इनके सामने खुलासे कर दिए थे। और प्रधानमंत्री जब जवाब दे रहे थे पूरी चर्चा का, तो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री भी अविश्वास प्रस्ताव पर केवल मणिपुर पर बोलना शुरू करें। जब आप किसी सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर बोलते हैं। और ये विपक्ष तय नहीं कर सकता, गाइडेंस नहीं दे सकता किसी प्रधानमंत्री को कि वो किन मुद्दों पर बोलें और किन मुद्दों पर ना बोलें। इसके अलावा भी साहब, कांग्रेस पार्टी की जो बिलबिलाहट है, बौखलाहट है, वो कई रूपों में देखने को मिल रही है। इमरजेंसी शब्द का ब्रह्मास्त्र इनके ऊपर छोड़े जाने की वजह से जो इनके प्रवक्ता है वो भी बेहद परेशान है। जरा ये देखिए, पूरी सीरीज सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट के माध्यम से जारी की है। ये लंबा ट्वीट इन्होंने जो है, स्पीकर ने 49 साल पहले लगी इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा, फिर आज 27 जून को राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में भी 25 जून 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया। पुराने घाव कुरेदने से क्या हासिल होगा, इमरजेंसी का निर्णय गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी तो सच है कि इंदिरा जी ने खुद उस गलती को माना था और लोकतांत्रिक चुनाव कराए थे। यही नहीं, इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने के बावजूद स्वयं राहुल गांधी ने इमरजेंसी को एक गलती बताया है। और ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए वह संविधान को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे लिखती हैं ये, लेकिन अब क्योंकि छेड़ ही दिया है तो कुछ सवाल पूछ ही लिए जाएं। एक साथ एक ही सत्र में करीब 146 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? 146 सांसद क्यों निलंबित किए गए थे सुप्रिया श्रीनेत को, यह भी अच्छे तरीके से याद होगा। सदन को चलने ही नहीं दिया जा रहा था, लगातार वेल में आकर के नारेबाजी की जा रही थी, प्ले कार्ड दिखाए जा रहे थे। और ये सब इसलिए किए जा रहे थे कि जो भारतीय दंड संहिता लागू की जानी थी, पास की जानी थी, वो ना की जा सके। तो इतनी भोली तो नहीं है सुप्रिया श्रीनेत जो तथ्यों को छिपा करके बात करती हैं। फिर ये आगे लिखती हैं कि स्पीकर का जय संविधान बोलने पर आपत्ति करना, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? अरे जब शपथ ही संविधान के नाम पर ले रहे हो तो जय संविधान का उद्घोष करके किसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसे इन्होंने अनेक सवाल अपने ट्वीट में जो हैं वो खड़े कर रखे हैं। उन पर अगर मैं चर्चा पर आ जाऊं तो ये पूरा प्रोग्राम जो है ये 50-60 मिनट का हो जाएगा। इसलिए मैं इस प्रोग्राम को इतना लंबा नहीं करना चाहता हूं।
अगले किसी प्रोग्राम में इनके इन ट्वीट पर ही एक प्रोग्राम बता करके जरा उसकी मीमांसा करते हैं और समीक्षा करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। यही आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा और जब आग आगे कोई वीडियो आएगा तो उसके नोटिफ़िकेशन भी आप तक पहुँचना शुरू हो जाएँगे। और अगर आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहे हैं, कई मित्रों के इस तरह के मैसेज भी आते हैं, तो जो बेल आइकॉन है, उसको दबाइए, उसमें भी ऑल वाला बटन ज़रूर दबाइए, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलने शुरू हो जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।